आप लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ा होगा और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या की साजिश कैसे रची गई थी, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती हमारी इससे। लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी समय तक विश्वास नहीं था कि वो कभी बूढ़े भी हो सकते हैं। पूरी उम्र उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई सिवाय मामूली जुकाम के। 70 वर्ष की उम्र पार कर जाने के बावजूद जब भी वो ब्रॉडलैंड में होते थे, सुबह 2 घंटे तक घुड़सवारी जरूर करते थे। ये जरूर है कि अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने अपना पसंदीदा खेल पोलो खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि वो पहले जैसे फुर्तीले नहीं रह गए थे। थक जाने पर या फिर बोर हो जाने पर उन्हें अक्सर ऊँघते हुए देखा जाता था, लेकिन तब भी जिंदगी जीने के उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई थी। माउंटबेटन हमेशा से अपने परिवार को तरजीह देते आए थे। हर क्रिसमस में उनकी बेटियां और नाती ब्रॉडलैंड में जमा होते थे और ईस्टर पर ब्रेवॉर्न पर उनका जमावड़ा लगता था। अपनी गर्मियों को वो अक्सर आइलैंड में क्लासी बॉन में बिताया करते थे। ब्राउन होई अपनी किताब माउंटबेटन द प्राइवेट स्टोरी में लिखते हैं कि माउंटबेटन की हमेशा अपनी नातियों के दोस्तों और उनकी लव लाइफ के बारे में जानने की दिलचस्पी रहती थी। वे लिखते हैं कि उनकी नाती की एक गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो अपने परिवार के हर मामले में दखल देते थे, लेकिन तब भी वो उन्हें प्यार और सम्मान मिलता था और उनके साथ बैठना मजेदार होता था। वो जबरदस्त फ्लर्ट करते थे, लेकिन कोई उसका बुरा नहीं मानता था। बच्चों के साथ उनके जुड़ाव का एक कारण ये भी था कि उनका खुद का स्वभाव बच्चों की तरह था। उनके नाती माइकल जॉन बताते थे कि उनकी हंसी गजब की थी। वो हमारे साथ बैठकर चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। हालांकि वो फिल्में उन्होंने पहले कई बार देखी हुई होती थी। लॉरेल और हाइडी की फिल्मों को भी वो बहुत पसंद करते थे। IRA के निशाने पर थे माउंटबेटन। हालांकि रिटायर्ड होने के बाद माउंटबेटन एक सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि उनके जीवन को खतरा है। सन 1971 में ही उनकी सुरक्षा के लिए 12 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। अपने जीवनीकार फिलिप जेगलर को दिए इंटरव्यू में माउंटबेटन ने खुद स्वीकार किया था कि सरकार को डर है कि IRA मेरा अपहरण कर उनका इस्तेमाल उत्तरी आयरलैंड में बंद अपने कुछ साथियों को छुड़ाने में कर सकता है। एंडी लोनी ने अपनी किताब माउंटबेटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स में लिखा था कि IRA एक सेफ हाउस पर मारे जा गए छापे के बाद पता चला था कि IRA जिन 50 लोगों को मारना चाहता था उसमें माउंटबेटन का भी नाम था। रॉयल मिलिट्री पुलिस के एक अधिकारी ग्राहम ईओएल ने एंडी लोनी को बताया था कि अगस्त 1976 में माउंटबेटन को गोली मारने का प्रयास इसलिए नाकाम हो गया था क्योंकि उफनते समुद्र की वजह से IRA का निशानेबाज माउंटबेटन पर सटीक निशाना नहीं लगा पाया था। माउंटबेटन पर रखी जा रही थी नजर। मार्च 1979 में नीदरलैंड में ब्रिटिश राजदूत सर रिचर्ड राइक्स और एक सांसद एरिक न्यू को IRA ने गोली मार दी थी। जून में IRA ने बेल्जियम में नेटो के प्रमुख जनरल अलेक्जेंडर हैक की हत्या का भी प्रयास किया था और जिसमें वो बाल बच गए थे। और इन घटनाओं के बाद ही पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट डेविड विकनेल ने माउंटबेटन को सलाह दी थी कि वो आयरलैंड ना जाए। इसके जवाब में माउंटबेटन ने कहा था, आयरिश लोगों मेरे दोस्त हैं। और इस पर बिकनेल ने उनसे कहा था कि सभी आयरिश लोग आपके दोस्त नहीं हैं। बिकनेल की सलाह पर वो भरी हुई पिस्तौल साथ रखकर सोने लगे थे। एंडी लोनी लिखते हैं कि जुलाई 1979 में ग्राहम ईओएल ने माउंटबेटन के जोखिम का आकलन करते वक्त बताया था कि माउंटबेटन की नौका शैडो 5 उनके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उस पर रात में कोई भी शख्स चुपचाप सवार हो सकता था और उनको इस बात की चिंता थी कि बेलफास्ट में रजिस्टर की गई एक कार को कई बार समुद्र के किनारे आते देखा गया था। एक बार यूएल ने दूरबीन से कार में बैठे लोगों को देखने की कोशिश भी की थी। यूएल ने देखा था कि एक शख्स दूरबीन से माउंटबेटन की नौका को देख रहा था। वो उस समय उस नौका से करीब 200 गज दूर रहा होगा। सुरक्षाकर्मी माउंटबेटन की बोट पर नहीं गया।
ईओएल की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया और उनके हाथ से माउंटबेटन की सुरक्षा को लेकर आयरिश पुलिस को सौंप दी गई। 27 अगस्त 1979 के दिन पूरे ब्रिटेन में छुट्टी थी। कई दिनों की बारिश के बाद जब सूरज निकला तो नाश्ते पर माउंटबेटन ने अपने परिवार से पूछा कि उनमें से कौन उनके साथ शैडो 5 वोट पर सैर के लिए जाना पसंद करेगा। जेटी पर जाने से पहले माउंटबेटन ने उनकी सुरक्षा के लिए लगाए लोगों को अपना प्लान बताया और दूरबीन रिवॉल्वर लिए सुरक्षा कर्मियों ने जेटी पर अपनी फोर्ड स्कॉट कार पार्क की और उनमें से एक सुरक्षाकर्मी को समुद्र की लहरों से उल्टियां होने लगती थी। माउंटबेटन ने उसे सलाह दी कि उसे बोट पर उनके साथ आने की जरूरत नहीं है। वरान होए अपनी किताब माउंटबेटन द प्राइवेट स्टोरी में लिखते हैं, माउंटबेटन अपने पुराने पोत HMS केली की एक जर्सी पहने हुए थे जिस पर लिखा था द फाइटिंग फिफ्थ। इससे पहले उनके परिवार ने उन्हें ये जर्सी पहने कभी नहीं देखा था। नौका में बैठते ही माउंटबेटन ने उसका कंट्रोल संभाल लिया। डेक के नीचे एक बम रखा हुआ था जिसके बारे में बाद में IRA ने दावा किया कि उसने करीब 20 किलो प्लास्टिक विस्फोटक था। माउंटबेटन की बोट पर दूरबीन से नजर, ये आप देखिए 11:30 बजे शैडो 5 बोट से चलना शुरू किया। सुरक्षाकर्मी तट के किनारे बड़ी सड़क पर अपनी कार में चलते हुए दूरबीन से नौका पर नजर रखे हुए थे और उससे थोड़ा आगे 2 जोड़ी आंखों की नजर भी उस नौका पर लगी हुई थी। ये आंखें थी प्रोविजनल IRA के सदस्यों की। वरान होए लिखते हैं कि IRA के लोग साफ देख सकते थे कि नौका पर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। 3 युवा लोग नौका के बीचों बीच बैठे हुए थे और लॉर्ड माउंटबेटन नौका को चला रहे थे। एक हत्यारे के पास एक रिमोट कंट्रोल उपकरण था और जिससे वो नौका पर रखे बम का धमाका करने वाला था। बोट पर धमाका ठीक 11:45 पर जब शैडो 5 बोट को जेटी से निकले 15 मिनट ही हुए थे, एक हत्यारे ने रिमोट कंट्रोल बटन दबाया। नौका में रखे करीब 20 किलो विस्फोटक में जबरदस्त धमाका हुआ और बोट के परखच्चे उड़ गए और माउंटबेटन की बेटी पैट्रिसिया ने याद किया कि मैं अपनी सास लेडी ब्रेबॉर्न की तरफ मुड़कर कह रही थी कि साथ साथ में मैं न्यू स्टेट्समैन का ताजा अंक भी पढ़ रही थी। मेरी आंखें उसे पढ़ने के लिए नीचे झुकी हुई थी। शायद यही वजह थी कि जब विस्फोट हुआ तो मेरी आंखों को बहुत कम नुकसान पहुंचा। वे बताती हैं कि मुझे याद है कि मेरे पिता के पैरों के पास टेनिस के आकार की कोई चीज थी जिसमें बहुत तेज रोशनी आ रही थी और मुझे सिर्फ इतना याद है कि अगले क्षण में मैं पानी में गिरी थी और उससे मैं बार बार डुबकियां लगा रही थी। और लॉर्ड माउंटबेटन के दमाद लॉर्ड ब्रेबॉर्न बोट के बीचों बीच खड़े हुए थे। जब विस्फोट हुआ तो उनके जिस्म का एक हिस्सा उनकी चपेट में आया लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से बच गया। और विस्फोट से कुछ सेकंड पहले उन्होंने अपने ससुर से कहा था, आपको मजा आ रहा है ना, है ना। और माउंटबेटन के कानों में पड़े शायद आखिरी शब्द थे और लॉर्ड ब्रेबॉर्न ने याद किया कि अगले ही क्षण में पानी में गिरा पड़ा था। मुझे बेहंता ठंड लग रही थी। मुझे ये भी याद नहीं कि मुझे किस तरह बचाया गया था। माउंटबेटन का शव मिला। नौका के मलबे से कुछ गज दूर माउंटबेटन का शव पाया गया। एंड्रयू लॉनी लिखते हैं कि उनके पैर उनके शरीर से करीब करीब अलग हो चुके थे। उनके जिस्म के सारे कपड़े फट चुके थे सिवा एक पूरी बाह की जर्सी के जिस पर उनके पुराने पोत HMS केली का नाम लिखा हुआ था। वे लिखते हैं कि उनकी उसी समय मृत्यु हो गई थी। लोगों की नजरों से बचने के लिए एम्बुलेंस आने तक उनके पार्थिव शरीर को एक किश्ती में रखा गया था। बाद में संयोग से उस समय वहां मौजूद डायरेक्टर रिचर्ड वॉलेस ने याद किया, जब हमने धमाके की आवाज सुनी तो हमें ये नहीं लगा कि ये बम हो सकता है। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत से लोग पानी में गिरे हुए थे। हमारा पहला काम था जिंदा लोगों को मृतकों से अलग करना। वे बताते हैं कि डॉक्टर के तौर पर हमारा कर्तव्य था कि हम मृतकों के बजाय जिंदा बचे हुए लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब हम माउंटबेटन के शव के साथ जेटी पर पहुंचे तो हम बहुत से लोग हमारी मदद करने के लिए आगे आए। डॉक्टर बेलेस ने बताया कि एक दरवाजे को तोड़कर एक काम चलाऊ स्ट्रक्चर बनाई गई। महिला ने चादर फाड़कर उनकी पट्टियां बना दी ताकि उससे घायलों की चोट को तुरंत ढका जा सके। जब हम माउंटबेटन के पार्थिव शरीर को तट पर लाए तो मैंने देखा कि उनका चेहरा छत बिछत नहीं हुआ था। उनके शरीर पर कई जगह कटने चोट के निशान थे लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल साफ था। माउंटबेटन की विदाई। उनकी मृत्यु का समाचार मिलते ही दिल्ली में सारे सरकारी दफ्तर दुकानें बंद कर दी गई। भारत में उनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। उनके जीवनीकार रिचर्ड हाउ ने अपनी किताब माउंटबेटन हीरो ऑफ आवर टाइम में लिखा, एक विचित्र संयोग था
कि उनके मित्र महात्मा गांधी की तरह उनकी हत्या भी एक संघर्षग्रस्त देश में हुई। मृत्यु के समय दोनों की उम्र थी 79 वर्ष। 5 सितंबर 1979 को वेस्टमिंस्टर एबी में 1414 लोगों के सामने उनका अंतिम संस्कार किया गया और इन लोगों में ब्रिटेन की महारानी राजकुमार चार्ल्स, यूरोप के कई राजा, प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और 4 पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद थे। आईआरए ने ली जिम्मेदारी। थोड़ी देर बाद प्रोविजनल आईआरए ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि वह माउंटबेटन को मारने की जिम्मेदारी लेता है। आईआरए ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि 79 वर्ष के वृद्ध को उसके परिवार के साथ मारने को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। माउंटबेटन के जीवनीकार फिलिप जेगलर लिखते हैं कि माउंटबेटन की हत्या के साथ साथ उस दिन आयरलैंड में 18 ब्रिटिश सैनिकों का मारा जाना बताता है कि यह फैसला आईआरए के उच्च स्तर पर लिया गया था। आईआरए ने अपने बुलेटिन में कहा, इसका उद्देश्य ब्रिटिश नागरिक लोगों का हमारे देश पर जारी कब्जे की तरफ ध्यान खींचना था। माउंटबेटन को हटाकर हम ब्रिटिश शासक वर्ग को बताना चाहते थे कि हमारे साथ लड़ाई की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। माउंटबेटन की हत्या के बाद आईआरए की मुहिम को मिलने वाले जन समर्थन में कमी आई थी और उसी समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी मार्गरेट थैचर ने आईआरए को राजनीतिक संगठन के बजाय एक आपराधिक संगठन घोषित कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने आईआरए के लड़ाकों को दिया गया युद्धबंदी का दर्जा भी वापस ले लिया। मैकमोहन को आजीवन कारावास। बम विस्फोट होने के कुछ घंटों के भीतर आयरलैंड की पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए अपने इतिहास की सबसे बड़ी जांच शुरू की। अंततः 2 व्यक्तियों 24 वर्षीय फ्रांसिस मैकगर्ल और प्रोविजनल आईआरए के 31 वर्षीय थॉमस मैकमोहन को गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों के खिलाफ परिस्थिति जन सबूत भी ही पाए गए। दोनों के पास जिलिग्नाइट और माउंटबेटन की नौका शैडो 5 के हरे पेंट के कुछ अंश मिले थे। 23 नवंबर 1979 को 3 जजों की पीठ ने मैकगर्ल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मैकमोहन को 2 सबूतों के आधार पर माउंटबेटन की हत्या का दोषी पाया गया। हरे फेरेंट और नाइट्रोग्लिसरीन के कुछ अंश मिलने पर अदालत ने माना कि उसने ही माउंटबेटन की बोट में बम प्लांट किया था। हालांकि विस्फोट के समय वो घटनास्थल से 70 मील दूर पुलिस की हिरासत में था। थॉमस मैकमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे सन 1958 में गुड फ्राइडे समझौते के तहत रिहा कर दिया गया। उसने कुल 19 वर्ष ब्रिटिश जेल में बिताए थे। तो इस तरह से हुई थी किसकी? लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या।